पूरे देश में एक जो है दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को पूरे देश में एनपीएस समाप्त करो, ओपीएस लागू करो। ये भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का स्पष्ट मानना था कि जो कारपोरेशन सरकार ने किया इसकी आवश्यकता नहीं थी। आज का जो हमारा दौरा है मुख्य रूप से हम लोग एनपीएस को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किए और इसके बाद देश के वित्त मंत्री के साथ हमारा जो है इंटरव्यू भी हुआ, साक्षात्कार हुआ। हमें कुछ आश्वासन मिले और उसी के निमित्त जो है, चूँकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, हम पूरे देश में एक जो है दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को पूरे देश में एनपीएस समाप्त करो, ओपीएस लागू करो। और दूसरा विषय है कि एनपीएस में जो 1 जनवरी 2004 के पूर्व जिनका एडवर्टाइजमेंट हुआ उनके लिए एक आदेश हुआ कि उनका नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट की तिथि अगर 22/12/2003 के पहले है तो ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ले जाने का जो है आदेश हुआ। इसमें हम लोगों का मानना है कि रक्षा मंत्रालय ने 20 मई 2003 को लगभग 7,500 कुछ पोस्ट 7,546 पोस्ट रिलीज की थी। उसको नोटिफिकेशन की डेट मानते हुए जो है उसके अगेंस्ट में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उन सबको जो है ओपीएस दिया जाए। इन दो मांगों को लेकर के हम, एक तो हमारा चल ही रहा है कि एनपीएस को समाप्त करो, दूसरा अभी फिलहाल जो है जो ओपीएस का एक आदेश हुआ है वो हमारे ऊपर ठीक से इम्प्लीमेंट हो। 20/5/2003 को रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई पोस्ट है, हमें जो है उसमें के अगेंस्ट में जो भर्ती हुई है उनको सबको ओपीएस दिया जाए। दूसरा विषय है अभी लगभग 10 वर्ष का समय के बाद हम लोगों के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित होते हैं। वो समय भी नज़दीक है। 1 जनवरी 2026 से हमारे नया वेतनमान होना चाहिए। अब जब नया होना चाहिए 26 से, तो उसका कम से कम 2 साल पहले गठन हो, उसमें 1 साल के अंदर वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उसमें जो एनामली रहती हैं उनको ठीक करके 1/1/2026 से लागू हो। इसको लेकर के भी हम एक आंदोलन का हमारा कार्यक्रम है 28 जनवरी को, वो भी हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो कर रहे हैं। उसमें भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ, हमारा रेलवे का मजदूर महासंघ, पोस्टल महासंघ, राज्य कर्मचारियों के महासंघ, सब मिलकर के उस कार्यक्रम को भी 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में कर रहे हैं, जो डिफेंस में यहाँ पर जो है 18 जनवरी को 2024 को संपन्न होगा। इन 2 कार्यों के लिए ही जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ का विजिट हुआ है और अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। सर, जेएम के साथ कोई बैठक होने वाली अभी? जी, जेएम साहब के साथ में कुछ बैठक है अभी आपकी? हाँ, जीएम साहब के साथ भी बैठक होगी, चर्चा होगी। यहाँ की जो लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर उनके साथ भी चर्चा जो है निश्चित रूप से करेंगे। सर, मेरा कुछ सवाल है। 1 अक्टूबर 2021 से निर्माणियों का निजीकरण हुआ है, उसका क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ा है? देखिए, भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का स्पष्ट मानना था कि जो कारपोरेशन सरकार ने किया इसकी आवश्यकता नहीं थी।
भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का मानना था कि सरकार का जो लक्ष्य है कि हम 30,000 करोड़ का इस विभाग को 30,000 करोड़ उत्पादन लक्ष्य का संगठन बनाना चाहते हैं। उस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया था कि हमें जो है 5 साल का समय दीजिए और इन 5 साल में हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए, जो नई मशीन, प्लांटेशन वगैरह जो है वो हमको उपलब्ध कराओ और हमें जो है 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य दो, हम करके दिखाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसके ऊपर जो है विचार करिए। हमने सरकार से ये भी कहा कि आप जो है 5 साल का समय निश्चित रूप से दो ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का रीस्ट्रक्चरिंग हो सके। कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐसी जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐसी हैं जिनके पास वर्कलोड की कमी है, जिसमें हमारी भुसावल फैक्ट्री भी है। उसके पास इस समय तो वर्कलोड की स्थिति ठीक है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी स्थिति खराब होती है। तो एक रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, इसके बाद जो है कारपोरेशन किया जाए। लेकिन सरकार बहुत जल्दी में थी और बातें हमसे की, सुना, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं किया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 भागों में बांट करके कारपोरेशन में जो है उन्होंने बदल दिया। आज उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास लोड नहीं है, जैसे कि इन्होंने TCL ट्रुप कंपाउंड ग्रुप बनाया। उस जो है TCL ग्रुप के पास इस वर्ष का जो है वर्ष 2023-24 के लिए जो वर्कलोड की स्थिति है वो मात्र 86 करोड़ की थी, 86 करोड़ की, जबकि उसको वेतन भत्तों के लिए 800 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की, रक्षा मंत्री को कहा कि हम लोग पहले ही आपको कह रहे थे कि पहले स्थितियाँ ठीक करो तब जो है कारपोरेशन करो। तो कारपोरेशन बंद होने की स्थिति में आया, लेकिन उसके ऊपर भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ ने बार बार रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करके किसी तरह से उसको बचाया। अन्य स्थानों पर भी आज जो है इसी ग्रुप में ले लें, जहाँ पर ये फैक्ट्री है यंत्र इंडिया लिमिटेड, इसकी एक फैक्ट्री GIF जबलपुर है, उसके पास लोड नहीं है, कई स्थानों पर वर्क लोड नहीं है। तो जो सरकार ने जिस लक्ष्य लेकर के बनाया था कि हमें एक साल में 30,000 करोड़ का उत्पादन चाहिए, लेकिन 30,000 करोड़ का जो है जब आप हमें टारगेट ही नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से होगा। अभी पिछले वर्ष भी जो है 15-16 करोड़ का ही उत्पादन लक्ष्य अगर सबका मिला दिया जाए तो वो पूरा हुआ 15,000-16,000 करोड़ का। तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो सरकार सोचती थी वो नहीं पड़ा है। ठीक। और 2 साल के अंदर जो 7 भागों में बांटा था, फिर से एक कमेटी, पहले कमेटी KPMG बनाई, उसकी रिपोर्ट के आधार पर कारपोरेशन किया, फिर एक कमेटी गठित कर दी जो आपका SBI कैपिटल जो है वो स्टडी कर रही है। इन जो है जो 7 कारपोरेशन है उनका मर्जर, तो जैसे यंत्र इंडिया लिमिटेड है, इसका मर्जर जो है जो हमारा MIL है उसके अंतर्गत करने की सोच रही है। GIL का मर्जर आपका TCL के अंदर होने जा रहा है, इस तरह का जो है चल रहा है। तीसरा IOL है जो हमारे देहरादून और चंडीगढ़ की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों को BEL के साथ जो है मर्ज करने की बात चल रही। तो ये पूरी तरह से सरकार इसमें फेल हुई, जिस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन किया उसमें किसी भी तरह की पूर्ति होते हुए नहीं दिखाई देती। ओके सर, दूसरा सवाल ऐसी है, फेडरेशन कॉर्पोरेशन के बारे में आगे क्या करने वाला है और कर्मचारियों की सेवा और शर्तें क्या हो? देखिए, फेडरेशन का स्पष्ट मानना है, पहले दिन से ही मानना है कि आपने कारपोरेशन किया, लेकिन जो हमारे कर्मचारी सरकारी नौकरी में भर्ती हुए, ये सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार ने उस समय 2 साल का डीम्ड डेप्यूटेशन पर हम लोगों को रखा, जिसको अभी पूरा हुआ अक्टूबर 2023 में, उसको 1 साल के लिए फिर से बढ़ाया। भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का स्पष्ट मानना है कि हम सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए और 31 सितंबर 2021 तक जो भी कर्मचारी हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भर्ती हो चुके थे, जो स्ट्रेंथ में हैं, इन सारे कर्मचारियों को आप सरकारी कर्मचारी टिल टू रिटायरमेंट घोषित करें, जैसा
आपका जो है प्रसार भारती का 2006 में कारपोरेशन हुआ, उनको जो है उन्होंने 2006 तक के जितने भी कर्मचारी थे वो आज भी सरकारी कर्मचारी हैं। इस तरह का स्टेटस हमारे कर्मचारियों को प्राप्त हो, इसके ऊपर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो है इन कारपोरेशन को लेकर के, कारपोरेशन किया सरकार ने, हम आज भी उसके विरोधी हैं। उसको लेकर के हम न्यायालय में भी गए और न्यायालय में हमारा केस अभी भी है। न्यायालय ने भी जो है कहा है कि कर्मचारियों की जो सेवा सत्ता है उनको प्रोटेक्ट करना होगा, और प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो इसको के बारे में भी न्यायालय जो है अलग से सुनवाई करने के लिए भी कह चुका है। तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। दूसरा, देश हित में इन निर्माणियों का रहना बहुत जरूरी है, तो इनको किसी भी तरह से ये निर्माणियां बंद न हो, इनके पास वर्कलोड की कमी न हो, ये लड़ाई हम लगातार सरकार के साथ लड़ रहे हैं। ओके सर, तीसरा सवाल है, एनपीएस से ओपीएस की क्या स्थिति है और फेडरेशन इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? स्पष्ट किया आपने पहले। देखिए, एनपीएस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो है 22 नवंबर 2023 को दिल्ली में एक बड़ी रैली करके वित्त मंत्री महोदया को हमने जो है ज्ञापन दिया है। हम सभी लोग जानते हैं कि एनपीएस जनवरी 2004 से हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हुआ और बाद में तमाम प्रदेश की सरकारों ने 2005 और 2006 में अपने यहाँ लागू किया। तो ये जो स्कीम एनपीएस की स्कीम है, इसको पूर्व में जो राजग की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने पेंशन फंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये कहकर के कमेटी गठित की और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एनपीएस की जो है घोषणा की, नोटिफिकेशन किया। लेकिन भारतीय मजदूर संघ का प्रेशर था, हम गारंटेड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हैं कि आज जो है अगर कोई कर्मचारी 2004 के पहले का रिटायर होता है तो उसे उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है और उसके ऊपर जो समय समय पर डीए जो है साल में जो 2 बार बढ़ता है वो डीए भी मिलता है और जो है आपका जो पे कमीशन आते हैं उन पे कमीशन में बढ़ोतरी होती है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम सरकार के साथ लगातार जो है वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लागू करें। अटल जी की सरकार को हमने एनपीएस का नोटिफिकेशन होने के बाद भी लागू नहीं होने दिया। भारतीय मजदूर संघ के प्रेशर में उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन मई 2004 में उनकी सरकार चली गई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम गारंटेड पेंशन स्कीम इसको करेंगे, लेकिन वो सरकार गई। 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, एक भी परिवर्तन कांग्रेस नीति सरकार ने एक भी परिवर्तन एनपीएस के अंतर्गत नहीं किया। 16 अक्टूबर 2004 को एज इट इज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का मॉडल था उसको ज्यों का त्यों लागू कर दिया, कोई सिंगल परिवर्तन नहीं किया। और 2013 में 19 सितंबर 2013 को पार्लियामेंट में इसका कानून भी इन्होंने बनाया। कानून बना करके पेंशन का जो है उन्होंने जो एनपीएस को जो है लागू पूरी तरह से कर दिया। 2004 से लेकर के 2011 तक जो मान्यता प्राप्त महासंघ है, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके जो है प्रतिनिधि इसके जो है ट्रस्टी हुआ करते थे। आज वो कहते हैं कि हमसे बिना पूछे लागू कर दिया। अरे तुमसे बिना पूछे अगर लागू किया तो तुम ट्रस्टी क्यों बने उसमें? उनकी सहमति से ये स्कीम लागू हुई और वो भी चुपचाप 10 साल तक तमाशा देखते रहे, बैठे रहे। भारतीय मजदूर संघ लगातार विरोध करता रहा। 2014 में फिर से राजग सरकार आई। राजग सरकार के टाइम पर जो है हमने फिर वित्त मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, अरुण जेटली साहब को, कि आप जो है एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस लागू करिए, क्योंकि जो है इसके परिणाम ठीक नहीं आ रहे। और आपने जो है एनपीएस लागू किया, उसके साथ ग्रेच्युटी को भी समाप्त कर दिया। ग्रेच्युटी एक एक्ट के तहत एक अलग जो है विषय है, उसको आप पेंशन के साथ जोड़ करके कैसे खत्म कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इस पर हम स्टडी करेंगे ग्रेच्युटी के ऊपर। तो हमारी डिमांड पर और हमारे द्वारा लगातार प्रयास करने पर ग्रेच्युटी जो है आपका 2016 में लागू हो गई। यानी 2004 से
2016 तक ग्रेच्युटी एनपीएस के अंतर्गत नहीं थी और ये नेशनल काउंसिल जेसीएम के नेतागण चुपचाप बैठे हुए थे। फिर जो है हम लोगों ने उनके सामने विषय रखा कि आपने ग्रेच्युटी लागू कर दी। आज अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन के नाम पर 1000 रुपया 1500 रुपया पेंशन मिलेगी, उसके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा? और जो कर्मचारी है रिटायर हो रहा है 14 साल 15 साल नौकरी करने के बाद, उसको भी 2500-3000 रुपया पेंशन मिलती है, जबकि न्यूनतम पेंशन जो है केंद्र सरकार का जो सबसे छोटा कर्मचारी एमटीएस का कर्मचारी है उसको 9000 मिलती है। तो इसके ऊपर एक कमेटी गठित हुई, इन्हीं माननीय मोदी जी की सरकार ने कमेटी गठित की, उसमें जो है 4-5 मिनिस्टर की जो है, और उसने इसके ऊपर विचार किया। विचार करने के बाद हमारी बात से वो सहमत हुए कि वास्तव में फैमिली पेंशन के बगैर मृतक कर्मचारी के आश्रित का गुजारा नहीं होना है। तो उन्होंने फैमिली पेंशन की व्यवस्था, ये दूसरा सुधार इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किया। तीसरा जो है, जो 10% जब जो है ये एनपीएस आया, 10% कर्मचारी का 10% गवर्नमेंट अपना शेयर देगी। उन्होंने कर्मचारी के शेयर में किसी तरह की बढ़ोतरी न करते हुए 14% किया और ये कहा कि इससे आपका मिनिमम पेंशन की गारंटी हो जाएगी। लेकिन वो मिनिमम पेंशन की गारंटी होते हुए नहीं दिखाई देती, क्योंकि अभी भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं किसी को 4000 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती। इसलिए भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का स्पष्ट मत है कि आप इसको ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत थी, उसको पुनः लागू करें। और अगर आप इसको कंट्रीब्यूटरी पेंशन रखना चाहते हैं तो उस पेंशन के बराबर हमको सारी चीजें दें, यानी कर्मचारी जो रिटायर होता है उसका जो अंतिम वेतन है उसका 50% पेंशन की गारंटी, साथ में जो है साल में बढ़ने वाले 2 DA। तीसरा जो विषय है वो जो है पे कमीशन के टाइम पर पेंशन में बढ़ोतरी। ये सरकार के साथ हमारी डिमांड चल रही है। एक कमेटी हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें वित्त मंत्री महोदया ने हमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लंबे समय से इसके ऊपर आंदोलन करते आ रहे हो, हमने एक कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम इसमें कुछ करेंगे। क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगर ठीक होता है तो हम सरकार का स्वागत करेंगे, ठीक नहीं होता है तो हमारा आंदोलन अनवरत जारी है और जारी रहेगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी चौथा सवाल ऐसी है सर, शॉर्ट में लेंगे तो बड़ी बात हो जाएंगी। शॉर्ट में चौथा सवाल ऐसी सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर्मचारियों का सदस्यता सत्यापन ले रहा है, इसमें आपका फेडरेशन भी भाग ले रहा है। कर्मचारियों के लिए आपने क्या क्या कार्य किया है जिससे आपका फेडरेशन इस सत्यापन में 1 नंबर का संगठन है? देखिए, सदस्यता सत्यापन जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 2005 में प्रारंभ हुआ सीक्रेट बैलेट के द्वारा, और 2000 में हम मान्यता प्राप्त हुए। 2000 तक किसी भी तरह का सदस्यता सत्यापन नहीं होता था। दोनों मान्यता प्राप्त महासंघ, आपका AIDF और INDWF बराबर सीटों का बंटवारा कर लेते थे। हमारे आने के बाद जो है सदस्यता सत्यापन शुरू हुआ, प्रोपोर्शनेट बेस पर सीटों का बंटवारा हुआ। हम जो है अपने कामों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे महासंघ जो पहले से काम करते हैं, हम 1967 में रक्षा क्षेत्र में आए और 23 साल तक गैर मान्यता प्राप्त महासंघ के रूप में हमने काम किया। हमारे से पहले 2 मान्यता प्राप्त महासंघ थे, वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों की जो मूलभूत चीजें थी वो उनको नहीं मिल रही थी। वेतनमान कर्मचारियों के अच्छे ठीक ठाक नहीं थे, पदोन्नतियां नहीं थी, आपका जो है कुछ ट्रेडों में पदोन्नति थी, कुछ में नहीं थी। तो हमने जो है सबसे पहले सारे कर्मचारियों के लिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत है या डिफेंस के किसी भी स्टेब्लिशमेंट में है, सबके लिए प्रमोशन की व्यवस्था कराई। ये मेरी पहली उपलब्धि थी। हम सदस्यता सत्यापन में अपने इन विषयों को लेकर के जा रहे हैं। 300 दिन की छुट्टी का मामला एक था। 300 दिन की NI और जो NG होते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनको 300 दिन की छुट्टी मिलती, लेकिन हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर था उसको 120 दिन की छुट्टी मिलती थी। उसको 300 दिन की छुट्टी दिलाने का काम भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ ने किया। कर्मचारी जहां भर्ती होता था वहीं से रिटायर हो जाता था। ACP स्कीम जो 5वें वेतन आयोग की अनुशंसा थी, ये लोग लागू नहीं करा पाए। हमने जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पर 9/8/99 को ACP स्कीम लागू कराई।
यानी कर्मचारियों को गारंटेड 2 पदोन्नति की व्यवस्था कराई। ऐसे अनेकों चीजें हैं। बोनस की सीलिंग सीमा 3500 चली आ रही थी, जिसको हमने 2015 में 7,000 रुपया कराया। जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी उनको स्मार्ट जो है कैंटीन का कार्ड दिलाया। ऐसी अनेकों चीजें हैं। भर्तियों से प्रतिबंध समाप्त कराया। 1984 में जो है माननीय 81 में आपके राजीव गांधी साहब जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। 99 में वो प्रतिबंध हमने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पर समाप्त कराया। तो ये अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ के द्वारा हल हुई है। हम कर्मचारियों के बीच में इन्हीं बातों को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये आवश्यक है कि भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ की टीम मजबूत हो, जिससे उद्योगों की और कर्मचारियों की जो है पूरी तरह से रक्षा हो सके। सरकारी संस्थाओं को संकुचित करते हुए निगमीकरण से निजीकरण की ओर लेके जा रही है, इसमें आपके फेडरेशन की क्या राय है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ से ही सरकार की जो राजग सरकार है या भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, इसकी जो विनिवेश नीति है, इससे कभी भी भारतीय मजदूर संघ सहमत नहीं था, चाहे माननीय अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। हम इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। हमने जो है विरोध स्वरूप पिछले वर्ष यानी 2022 में 17 नवंबर 2022 को एक बहुत बड़ी रैली करके इस निजीकरण और निगमीकरण को रोकने के लिए जो है दिल्ली में गए थे। उसके बाद से निश्चित रूप से थोड़ा सा सरकार के ऊपर अंकुश लगा है, लेकिन अभी भी जो है तलवार लटक रही है और हम लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को किसी भी तरह से मनमानी करने से रोकने का काम हमारा है। हम रोकने का काम किए हैं, कर रहे हैं और आगे करते रहें। अनुकंपा भर्ती 2022 से बंद है, इस पर महासंघ का क्या कर रहा है? देखिए, जो अनुकंपा नियुक्ति है, जो हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 5% पोस्ट जो है मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलती थी जो है, और कुछ लोग नौकरी में आ जाते थे, वो कारपोरेशन होने के बाद पूरी तरह से बंद है। हमने रक्षा मंत्री से, रक्षा सचिव से, जो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी थे, उनसे सारे लोगों से बात की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। उसके पीछे कारण जो समझ में आता है, जो कारण बताया जाता है कि जो कारपोरेशन बना है, कारपोरेशन को अपनी एक नीति बनानी होगी कि वो जो है कंपोस्टेड अपॉइंटमेंट कितना देगा, कितने लोगों को देगा, कितने को नहीं देगा, उनकी एक नीति होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि कारपोरेशन बनने के बाद जो सीएमडी है, उनको ये अधिकार है कि वो आपका जो है अनुकंपा नियुक्ति करें। कुछ सीएमडी कहते भी हैं कि हम अनुकंपा नियुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन करते नहीं, क्योंकि आज तक इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल नहीं तैयार कर पाए, कोई एचआर पॉलिसी तैयार नहीं करा पाई। हम सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का जो आपके द्वारा प्रदत्त कोटा है, जो पर्याप्त नहीं है, जिसके लिए हम बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको तो कम से कम पूरा करो। और जल्दी ही जो है अनुकंपा नियुक्ति के बारे में मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के बीच में कोई ठीक ठाक खबर जो है लाने में हम लोग सफल होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.